दोस्तों स्वागत है आपका लीगल लॉपीडिया में। और मैं एडवोकेट जय ठाकुर आज आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो आज केजरीवाल जी तिहाड़ में हैं। ऐसा कौन सा मुद्दा है या फिर ऐसा कौन सा केस है जो उनको पूरा ही खा चुका है। और आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या अब उनको इस केस में कोई राहत मिलेगी इन फ्यूचर, या जमानत मिल सकती है, या फिर उनको इस केस में बेल मिल सकती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, इवन सोशल मीडिया में भी ये मुद्दा बहुत तेज़ी से फैला। इस मुद्दे में जो दो शब्द का यूज़ किया जा रहा है वो है एक आबकारी नीति और एक है शराब नीति। तो कई लोग इस असमंजस में हैं कि ये दोनों क्या है, क्या ये दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली आबकारी नीति और शराब नीति क्या है। ये दोनों डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, आबकारी नीति जो होती है ना, जब हम शराब की उत्पादन में या फिर शराब को बेचने में, खरीदने में, या शराब के किसी भी पदार्थ में हम किसी भी तरह की क्रिया करते हैं, ठीक है, तो उस क्रिया जो होती है उसको हम आबकारी नीति में ला सकते हैं या फिर आबकारी नीति कह सकते हैं। लेकिन शराब नीति क्या थी? शराब नीति ये थी कि जो दिल्ली सरकार है, मतलब जो केजरीवाल सरकार है, इन्होंने एक नीति शुरू करी जिसको नाम दिया गया शराब नीति, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि पहले क्या होता था, आबकारी नीति के तहत होता था कि जो ये शराब की दुकानें थी, जिसे आप लोग लोकल लैंग्वेज में ठेका कहते हो, ठीक है, वाइन शॉप्स जो थी, ये 60% थी प्राइवेट और 40% थी सरकारी, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है 60% प्राइवेट दुकानें थी और 40% ये थी सरकारी दुकानें, ठीक है। तो केजरीवाल सरकार ने क्या करा? केजरीवाल सरकार ने ये गवर्नमेंट को हिदायत दी कि अगर हम वाइन शॉप को 100% प्राइवेट कर देंगे तो हमारे को बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। मुनाफा कितने का होगा? कम से कम होगा 3500 करोड़ रुपए का इजाफा हो जाएगा भारत की आय में, ठीक है। तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर इस सॉल्यूशन से आय भारत की बढ़ सकती है तो हम विकास भी ज़्यादा कर सकते हैं, तो इस नीति को लागू कर दिया जाए। ये नीति लागू हो गई, लेकिन इस नीति के चक्कर में कुछ और ही हो रहा था दिल्ली में। क्या हो रहा था मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब ये नीति लागू हुई तो इसमें 100% दुकानों, जो वाइन शॉप थी, उन सबको क्या कर दिया गया? प्राइवेट कर दिया गया, ठीक है। इसके तहत इसमें कम से कम 32 जोन बनाए गए, मतलब 32 जोन बनाए गए, और उसमें क्या था? 27 दुकानें खुलनी थी, मतलब हर एक क्षेत्र में दुकानें खुलनी थी। 27 दुकानें अगर देखा जाए 32 जोन के हिसाब से तो टोटल इसमें 849 दुकानें खुलनी थी। हालांकि ये पूरा नहीं हो पाया, पूरा होने से पहले ही इस नीति को बंद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, लेकिन इसके तहत 849 दुकानें खुलनी थी, ठीक है। और सब पर जीएसटी भी लागू कर दिया गया था कि भाई जो जो दुकानें खुलेंगी और उस सभी पर जीएसटी लगाया जाएगा, और उससे जो टैक्स आएगा शराब की बोतलों पे या वाइन शॉप्स पर, जो भी टैक्स आएगा वो गवर्नमेंट के पास आएगा। इससे गवर्नमेंट की आय में इजाफा होगा। 3500 करोड़ के लमसम का अमाउंट था, इतना इजाफा होगा, ठीक है। तो ये नीति लागू कर दी गई। लागू करने के बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट को नुकसान होना शुरू हो जाता है। आई थिंक कम से कम 144 करोड़ के आसपास का नुकसान गवर्नमेंट को होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? 1 अप्रैल 2023 को ये नीति बंद कर देती है या फिर रद्द कर देती है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों दिल्ली की आबकारी नीति या फिर शराब नीति। तो दोस्तों अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन ले लेंगे कि आरोप क्या क्या लगे। जो केजरीवाल जी के ऊपर आज इतना केस हो गया है, वो तिहाड़ जेल में जा चुके हैं जुडिशियल कस्टडी में, तो कौन कौन से आरोप उन पर लगे हैं और किसने लगाए हैं। देखिए, ये आरोप लगाए हैं सीबीआई ने। सीबीआई को तो आप जानते ही हैं, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया। और ये आरोप लगाए हैं ईडी ने। अब ईडी कौन है? ईडी मतलब आप कह सकते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, मतलब प्रवर्तन निदेशालय मतलब जो भारत की फाइनेंशियल सिस्टम को देखते हैं, उस एजेंसी को हम ईडी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो इसका संबंध ना सीधे सीधे वित्त मंत्रालय से, आप पैसों से कर सकते हो। एक ऐसी एजेंसी जो भारत की आय को डिनोट करती है, लाभ और नुकसान को डिनोट करती है, वो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। तो अब जब भारत को नुकसान होने लगा तो इसमें ईडी आ गई। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल से संबंधित है और इसमें क्राइम भी हुआ, इसीलिए इसमें सीबीआई को भी इंक्लूड किया गया। सीबीआई क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया के वो इस पे पैरवी करेगी,
तो ईडी ने ये आरोप लगाया है कि जो पहली इन्होंने शराब नीति लागू करी, एक तो इसमें अनियमितता मतलब कोई रेगुलरिटी नहीं थी, ठीक है, और इसमें बहुत सारी लापरवाही कराई गई। लापरवाही के तहत इन्होंने लाइसेंस धारकों से रिश्वत भी मांगी है और कुछ लाइसेंस धारकों को लाभ भी पहुंचाया है लाइसेंस के माध्यम से। पहला आरोप तो ये लगा। दूसरा आरोप ये लगा कि जो केजरीवाल सरकार कह रही थी कि इससे 3500 करोड़ का इजाफा होगा भारत की आय में, ईडी कहता है कि इस नीति को लागू करने से भारत को 144.36 करोड़ का नुकसान हुआ है। तीसरा आरोप इन पे ये लगाया है कि जो आपने सुना होगा एक वर्ड साउथ ग्रुप, है ना, साउथ ग्रुप मैं बताती हूँ, जैसे जो गोवा है, आपने देखा वहाँ पे बीच है, वहाँ पे पार्टीज चलती रहती है, 24/7 पार्टीज चलती रहती है, वहाँ पे शराब की बिक्री भी बहुत अपर लेवल पे होती है। तो वहाँ पर सबसे बड़ा घोटाला केजरीवाल जी द्वारा किया गया और इसमें अहम भूमिका भी केजरीवाल जी ने निभाई और इस बात को ईडी ने कोर्ट में प्रूफ के साथ रख दिया। क्या बोला ईडी ने? ईडी ने बोला कि जो इनका साउथ ग्रुप से संबंध है वहाँ पर ये माना जा रहा है कि इन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए साउथ ग्रुप के लाइसेंस धारकों से रिश्वत मांगी, ठीक है, और रिश्वत मांगने पर इनको 100 करोड़ रुपए उस रिश्वत की आय से प्राप्त हुए। 100 करोड़ में से 45 करोड़ रुपए इन्होंने अपने विधानसभा गोवा के चुनाव में लगा दिए, ऐसा कहना है सॉलिसिटर SV राजू जी का, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसने एक बहुत बड़े पैमाने पर गोवा में भ्रष्टाचार किया शराब नीति के तहत। फिर वो कहते हैं कि देखो हम सबूत तो पेश कर देंगे, ठीक है। देखो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि केजरीवाल जी को ईडी की तरफ से 9 सम्मन भेजे गए थे, लेकिन 9 सम्मन का एक भी जवाब नहीं दिया गया केजरीवाल जी द्वारा। तो अब ईडी ने जब इनको अरेस्ट किया गया उसी दिन की बात है 21 मार्च की। 21 मार्च को ईडी हाईकोर्ट में पेश हुआ एक फ्रेश पिटीशन के साथ और अपने सबूतों के साथ, और ईडी ने हाईकोर्ट को कन्विंस किया कि जी देखो ये सबूत है, इसको 9 सम्मन भेज दिए हैं हमने और किसी भी सम्मन का रिप्लाई नहीं आया है। अगर आप सबूत चाहते हो इसके खिलाफ तो ये सबूत है। वो सारे सबूत हाईकोर्ट को दिखाए गए और हाईकोर्ट से ये अपील की गई कि इन सभी सबूतों को केजरीवाल के वकीलों को ना दिखाया जाए, ना ही बताया जाए, क्योंकि हमें डर है कि ये सबूत मिटा दिए जाएंगे फिर या फिर गवाह वगैरह बदल दिए जाएंगे। तो फिर इस बिहाफ पर उन्होंने 10वां सम्मन निकलवाया, ठीक है, और 10वां सम्मन लेके ईडी और सीबीआई की टीम खुद केजरीवाल जी के घर पहुंचती है। वहां पर केजरीवाल जी से 2 घंटे तक पूछताछ होती है और पूछताछ होने के बाद तुरंत ही उनको ऑन द स्पॉट गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी केजरीवाल जी की हुई थी 21 मार्च को। 21 मार्च से अभी तक वो गिरफ्तार जुडिशियल कस्टडी में ही है और आने वाले 10 दिन तक या 12 दिन तक वो जुडिशियल कस्टडी में ही रहेंगे और 15 अप्रैल तक वो अभी जुडिशियल कस्टडी में है और इसके तहत उनको तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। और ऐसा बताया भी जा रहा है कि वहाँ पर काफ़ी खूंखार कैदी रहते हैं, जैसे छोटा राजन या जो बड़े बड़े मर्डरिस्ट हैं, उनके साथ अभी उनको रखा गया है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेंगे दोस्तों कि उनको ज़मानत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ईडी ने 2 नवंबर 2023, देखिए जब से 1 अप्रैल 2023 को ये नीति बंद कर दी थी क्योंकि सरकार को नुकसान होना शुरू हो गया था। अब इस 1 अप्रैल 2023 के बाद से ही प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी इस शराब नीति के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 1-2 कार्यकर्ता अभी भी जेल में हैं। एक आध छूट गया है अभी, जैसे संजय सिंह जी छूट गए हैं, लेकिन अभी 2-3 ऐसे कार्यकर्ता हैं या फिर नेता है जो अभी जेल में बंद है इसी के घोटाले की वजह से, ठीक है। देखो आप ये सब जानते हैं कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर रहा, खुद बीजेपी भी डिनाई नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि भाई अगर हमारा हाथ है तो इसमें गलत क्या है, अगर तुम भ्रष्टाचार करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, और उनके पास सबूत भी है, ठीक है। देखिए आज केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो गई तो कोई हाईकोर्ट ऐसे आंख बंद करके तो सीएम को गिरफ्तार नहीं कर देगा ना। खुद हाईकोर्ट के जज ने कहा था प्रोसीडिंग्स में कि इस बंदे को बाहर क्यों रखा गया है जिसने इतने भ्रष्टाचार किए हैं, ठीक है। देखिए भ्रष्टाचार सभी करते हैं, किसी का खुल जाता है किसी का नहीं खुलता है, ठीक है। तो इस पे बीच अभी आप जैसे कि आप जानेंगे कि अभी पिछले बार जब पिछले लास्ट डेट पर उनकी गवाही हुई थी तो केजरीवाल जी ने अपने 2 नेताओं का नाम लिया था जिसमें आतिशी और सौरभ जी शामिल थे, ठीक है। इसी के तहत अभी हाल ही में बीजेपी ने अभी आतिशी को भी लीगल नोटिस भेज दिया है और आतिशी का कहना है कि अभी
आम आदमी पार्टी के 4 कार्यकर्ता और अरेस्ट होंगे। ठीक है, ये बात वो अपने पूरे प्रूफ के साथ कह रही हैं कि या तो बीजेपी चाहती है कि या तो उनके साथ मिल जाए, हम उनके साथ पार्टनरशिप कर ले, और अगर हम उनके साथ पार्टनरशिप नहीं करते हैं, आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ते हैं, तो अभी आम आदमी पार्टी के 4 नेता भी गिरफ्तार हो सकते हैं, जिसमें से सौरभ जी का नाम सबसे पहले है। ठीक है, तो ये तो बात कहीं छुपी ही नहीं है कि बीजेपी इसके पीछे नहीं है, बीजेपी इसके पीछे 101% है। ठीक है, लेकिन देखिए हाईकोर्ट भी पागल नहीं है, हाईकोर्ट भी सबूतों को मद्देनजर रख के ही कोई फैसला लेगा, और अंत में जो सही फैसला होगा, चाहे वो बीजेपी के हक में जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी के जाए, जो जनता के लिए सही होगा वही फैसला लिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें बात करेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अब बात करेंगे कि इनको जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी। देखिए इन सब की प्रोसीडिंग्स में आपने एक शब्द और सुना होगा, पीएमएलए। काफ़ी लोगों को नहीं पता कि पीएमएलए क्या है। पीएमएलए का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट 2002। मतलब जितने भी मनी से रिलेटेड भ्रष्टाचार होते हैं, ठीक है, वो सब इसी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और ये कोई छोटे मोटे एक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा एक्ट है, और ये सभी गवर्नमेंट पे, सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। तो जो पीएमएलए है, अगर इसके तहत हम देखें या इसके तहत प्रोसीडिंग्स को देखें, तो इस एक्ट में अभी केजरीवाल जी को जमानत मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर उनके ऊपर प्रूफ्स या फिर सबूत उनके खिलाफ मिल जाते हैं तो उनको जमानत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और इतना ही नहीं, अभी और भी बताया गया कि जैसे कि वो 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखे गए हैं, तो उन्होंने 3 चीज़ों की डिमांड करी है। 3 चीज़ है कि पहली 3 पुस्तक उनके पास होनी चाहिए। पहली गीता, ऑब्वियसली यार उनको अपना मन थोड़ा कंट्रोल में रखना है। इतने देखिए, ये पहली बार हुआ है भारत वर्ष में कि कोई सीएम अपने पद पर होते हुए भी जेल में हो। ठीक है, और जेल से ही सरकार चला रहा हो, और गिरफ्तार होने के बावजूद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हमारे संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उनको इस्तीफा देने पर प्रेशराइज कर सके। ठीक है, ऐसे कोई सेक्शंस नहीं है कि अगर सीएम के ऊपर ये आरोप लगा, वो जेल में गया, तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, तो उनसे इस्तीफे की मांग नहीं की जाएगी, उनको ऑटोमेटिकली हटा दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ टाइम के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन, जो कि अभी भी लगा हुआ है, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन तब तक लगा रहेगा जब तक एक नए सीएम नियुक्त नहीं हो जाते। ठीक है, तो अभी केजरीवाल जी ने अपना समय व्यतीत करने के लिए जेल में 3 चीज़ों की डिमांड करी है, और तीनों ही बुक हैं। पहली बुक है गीता, और दूसरी बुक है रामायण, और तीसरी बुक है कि हाउ टू प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, या फिर हाउ टू सीएम डिसाइड। ये मेरे को कंफर्म नहीं है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो उन्होंने इन तीनों बुक की मांग करी है जिससे उनका समय व्यतीत हो जाए। तो हम लोग आशा करेंगे कि जल्द से जल्द इस केस का निपटारा हो, जो भी सच हो वो जनता के सामने लाया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक लीगल ओपिनियन को फॉलो करें। थैंक यू।